नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग उत्तर में बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हैं और दक्षिण में जो विधानसभा चुनाव हुआ था कर्नाटक में, वहाँ के जो परिणाम आए हैं वह भाजपा के पक्ष में नहीं रहे और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो दक्षिण का एंट्री गेट था उस पे क्लोज का एक बोर्ड लगता दिखाई दे रहा है। सर, कुल मिलाकर दक्षिण में किसके पक्ष में परिणाम गया, किसको कितनी सीटें आई, इस पर चर्चा न करते हुए आखिर भाजपा के लिए हार की वजह क्या हुई और लगातार हार का सामना करने वाली कांग्रेस को इतनी बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका कैसे मिल गया? देखिए, बीजेपी के हार के तो वैसे कई कारण हैं और कांग्रेस की जीत के कारण पहले हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो जीता है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर। और खासतौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस को संजीवनी मिली है इन चुनाव परिणामों से। हिमाचल के बाद लगातार दूसरी बड़ी जीत मिली है, बड़ा राज्य मिला है और ख़ासतौर पर दक्षिण में चूंकि कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और दक्षिण में सत्ता मिल जाना आसपास के लिए भी कांग्रेस के लिए, जैसे कि इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, तो आसपास के लिए भी कांग्रेस को बड़ी मजबूती प्रदान करेगा ये। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कांग्रेस में ये जो जीत हासिल करी है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी वहाँ पे प्रचार के लिए पहुँच गए तो जीत मिल गई, या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैलियाँ कर ली तो जीत मिल गई। कांग्रेस वहाँ पर 2 साल से मेहनत कर रही थी। और लोकल लीडरशिप उसके पास थी। लोकल लीडरशिप थी। यहाँ से दिल्ली से कुछ प्रभारी जैसे रणदीप सुरजेवाला या 1-2 लोग और थे जिनको वहीं कैंप करा दिया गया था। आप देखिए कि कांग्रेस ने उसके बाद जब वहाँ पर आज से 2 साल पहले जब वहाँ पे शुरुआत करी कि हमको कर्नाटक में सरकार बनानी है, तो धीरे धीरे जब खासतौर पे बोम्मई जी ने कमान संभाली, उसके बाद से कांग्रेस का अभियान शुरू हुआ। आप देखिए कि पहले कांग्रेस ने पोस्टर रिलीज करती है पे सीएम कि ये 40% कमीशन लेते हैं, पे सीएम, ऐसा उन्होंने एक वो पोस्टर जारी किया। उसके बाद से लगातार मुंबई सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाया और 40% कमीशन वाली सरकार का जो ठप्पा था वो इतनी मजबूती के साथ लगा दिया कि वो उसको उतार ही नहीं पाए मुंबई टैकल ही नहीं कर पाया। हाँ, उसको और ख़ास तौर पे मैं ये देखता था कि जब भी जैसे पे सीएम का हमने उल्लेख किया या और भी उनके ऊपर अटैक होते थे, तो एक सीएम को काउंटर अटैक करना चाहिए, तो वो मुंबई उसमें असफल रहे। तो अगर पार्टी ने भी उस समय मुंबई का साथ नहीं दिया? नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी ने मुंबई का चेहरा इसलिए लेकर आई थी और खासतौर पे हमने देखा कि जब मुंबई जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, उनको दरकिनार करके मुंबई को आगे रखा गया था, क्योंकि मुंबई एक उनके पिता की भी छवि बहुत अच्छी रही है, वो भी कर्नाटक के सीएम रहे और मुंबई की खुद की छवि भी एक ईमानदार नेता की थी, तो एक ईमानदार नेता को आगे लाया गया था। और चूंकि अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो एक आगे चलकर वो पार्टी को नेतृत्व दे सकें, आगे और लगातार कर सकें, इसलिए उनको उनका चेहरा आगे रखा गया था। और ख़ासतौर पे वो किसी गुट के नहीं थे, बस उनके साथ ये था कि वो लिंगायत समुदाय के थे और येदियुरप्पा के करीबी थे, तो उनको कमान मिल गई थी। और येदियुरप्पा ने भी उनके नाम पर आपत्ति इसलिए नहीं जताई थी क्योंकि उनको पता था कि कल को ये मेरे खिलाफ तो नहीं जाएंगे कम से कम, तो इसलिए उनको आगे रखा गया था। लेकिन वो जो एक नेतृत्व की जरूरत होती है सीएम की, कि भाई वो सभी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनसे अवगत रहे, या फिर वो अगर विपक्ष का कोई वार हो रहा है तो उसका प्रतिवार वो कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रवीण नेतारू की हत्या हुई थी, बीजेपी युवा मोर्चा के जो नेता थे वहाँ पर कर्नाटक में, और उस समय जब ये सर तन से जुदा वाला जो एक ये स्लोगन चल गया था, उस समय की बात है, तो जब प्रवीण नेतारू की हत्या हुई थी तो बहुत सारे बीजेपी के जो नेता थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि योगी मॉडल लाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा कर्नाटका का अपना मॉडल है, हम कर्नाटक के मॉडल पे चलेंगे। तो कर्नाटक का मॉडल जो बीजेपी के, उस समय आपको मैं याद दिला दूँ कि जब प्रवीण नेतारू की हत्या हुई थी तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
मुंबई सरकार के मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था और जमीनी स्तर पर नेताओं ने इस्तीफा दिया था। जमीनी स्तर पर नेता इस्तीफा दिया था। यहाँ तक कि जो मुंबई सरकार को अपनी सरकार की जो वर्षगांठ का एक उत्सव मनाना था वो उनको टालना पड़ गया था, स्थगित करना पड़ गया था। तो ये मुंबई जो है वैसे भी क्या है, दूसरी पार्टी से आए नेता हैं और ये पार्टी के नेताओं का ही विश्वास, पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं जीत सके थे। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और दूसरा, जैसे जगदीश शेट्टार जैसे नेता जो कि वो भी लिंगायत समुदाय से थे, या लक्ष्मण सावदी वो भी लिंगायत थे, तो उनको लगा कि हम इतने वर्षों से हैं पार्टी में, बाद में आए नेता को हमारे पर तवज्जो दे दी गई है, और तवज्जो तो दी गई, बाद में हमको विधानसभा चुनाव का टिकट भी नहीं दिया गया, तो वो भी बागी हुए ऐन चुनाव पर और वो पार्टी छोड़ गए। लेकिन और हम क्योंकि कांग्रेस की बात कर रहे थे तो मैं कांग्रेस पे ही लौटूंगा। तो कांग्रेस ने ये जो अभियान था, एक चीज़ हमको और देखनी पड़ेगी कि इस परिणाम से कांग्रेस के सामने ये चीज़ और स्पष्ट हो गई है कि यदि केंद्र की इकाई और राज्य की इकाई मिलकर पूरी एकजुटता के साथ लड़ें तो परिणाम वो आशातीत सफलता उसे मिलती है। और ये दिखाना, जैसे कांग्रेस ने, चाहे वो सोशल मीडिया पर था या मीडिया पर उसके जो पैनलिस्ट बैठते थे, या जो कांग्रेस की तरफ से मुद्दों का चयन करना था, तो ये चीज़ें ऐसी थी कि लगातार कांग्रेस एक के बाद एक सफलता हासिल करती जा रही थी, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे लेकर आ रही थी जो कर्नाटक की जनता को उससे महत्व, उससे ताल्लुक़ रखते थे। अब नंदिनी का मुद्दा आया, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया कि ये अमूल को यहाँ पर लाना चाहते हैं, नंदिनी को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आरोप लगाया गया। लेकिन इस आरोप का प्रतिकार बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया। तो लोगों को एक संभावित, और ख़ासतौर पे जब ये सहकारी जो दुग्ध उत्पादन समितियां वगैरह सब होती हैं, तो ये इनमें ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। उनको लगता है कि यार कहीं हमारा जो आजीविका है वो ना छिन जाए, हमारे रोजगार पे कोई असर ना पड़ जाए, और भ्रम और अफवाह का माहौल काफ़ी बनाया जाता है। खास तौर पे जो ये मैं कहूँगा कि बीजेपी जितने भी मुद्दे कांग्रेस की तरफ से आ रहे थे या जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसका वो प्रतिकार सही तरीके से नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और थी कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंत में उतारा चुनाव प्रचार में। जब आप देखिए कि वो दक्षिण के अन्य राज्यों में जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में वो सबसे बाद में आए। तो कर्नाटक में शायद बीजेपी ने पहले भांप लिया था कि ठीक है कि परिणाम क्या रहने वाला है, मोदी जी को लास्ट में इसलिए उतारा गया। अब जैसे जो बीजेपी की सीटों का आंकड़ा आया है, अगर हम उस पर गौर करें तो अगर उसको देख के लगता है कि अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर कैंपेन नहीं करते इतना सघन बाद में, तो शायद जो कांग्रेस कह रही थी कि 40% कमीशन वाली सरकार को 40 सीटें दो, तो शायद बीजेपी 40 पे सिमट जाती। तो ये दिखाता है कि, और दूसरा क्या, इसमें एक चीज़, दो तीन चीज़ें और हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक अब इनको कह सकते हैं कि एक सफल नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। ये जोड़ी स्थापित हुई है क्योंकि हिमाचल के में प्रियंका गांधी ने अकेले संभाला था पूरा चुनाव। उस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही और प्रियंका गांधी ने हिमाचल में सफलता हासिल की, अब कर्नाटक में सफलता हासिल की। तो ये जोड़ी अब सफल जोड़ी के रूप में देखी जाएगी। दूसरा, एक इस चुनाव को मैं देखता हूं कि कांग्रेस के लिए संजीवनी, ठीक है कि राज्य तो उसको मिला ही है, लेकिन उससे बड़ी संजीवनी ये है कि कांग्रेस से जो राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका छीनी जा रही थी, या जो एक मुख्य गठबंधन बनना है विपक्षी दलों का, उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसकी भूमिका कांग्रेस से छीनने का प्रयास चल रहा था। कई क्षेत्रीय दल, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे केसीआर हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, सब ये कह रहे थे कि नहीं, अगला चुनाव मोदी वर्सेस केसीआर होगा, कोई कहता है मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, कोई कहता है मोदी वर्सेस ममता बनर्जी होगा। तो मुझे लगता है कि वो अब चीज़ें थमेंगी और नीतीश कुमार या अन्य कुछ नेता जो एक प्रयास कर रहे हैं कि एक मंच बनाया जाए, मुझे लगता है कि शायद अब कांग्रेस के नेतृत्व में वो एक मंच बनेगा। और जैसा नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी दलों की एक मीटिंग होगी, तो मुझे लगता है कि अब जो मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस उत्साह के साथ, और ये वो दिखा चुकी है कि हम बीजेपी को हम ही टक्कर दे सकते हैं, और हमारे पास अब नेतृत्व भी पहले के मुकाबले बहुत कुशल है और सफल भी है। तो मुझे लगता है कि शायद अब कांग्रेस के लिए, और दूसरा खास कांग्रेस के लिए शायद अच्छे दिन रहेंगे आगे अब, लेकिन वो अच्छे दिन वो अब अगर ये 5 गारंटी पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो अच्छे दिन बुरे दिन में भी बदल सकते हैं। और एक और चीज है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कितने दिनों तक हाथ में हाथ डाल के चलेंगे,
ये भी बड़ी चीज है, क्योंकि नहीं, ये बड़ी चीज़ है, ये आप सही कह रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमको कांग्रेस के पिछले उदाहरण भी देखने चाहिए, जहां पर उसके राज्य, किसी भी राज्य में दो नेता हैं और दो नेताओं के हित आपस में टकराते हैं, वहां कांग्रेस को मात खानी पड़ी है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कमलनाथ और सिंधिया, और हम राजस्थान में देख रहे हैं कि इसी सब का पूरा सचिन सचिन जनसंघर्ष सचिन यात्रा सचिन निकल रहा है। पायलट और अशोक गहलोत। अब वही चीज़ हमको कर्नाटक में भी देख लें तो कर्नाटक का सीएम भले ही अभी ठीक है कि सिद्धारमैया को कांग्रेस बना देगी, ठीक है, वो कह चुके कि मेरा आखिरी चुनाव है, और बताया जा रहा है कि जो विधायक जीत कर आए हैं उसमें बड़ी संख्या ऐसी है जो शायद सिद्धारमैया के समर्थक हैं। डीके शिव कुमार के पास समय है, और कांग्रेस उनको हो सकता है कि वो कहे कि आप या तो डिप्टी सीएम बन जाइए या आप अगली बारी की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन राजनीति में अगली बारी की कोई प्रतीक्षा करता नहीं, सबको यही होता है कि जो जितना जल्दी मिले मिल जाए। तो देखना होगा कि जनता ने तो विजय बना दिया, लेकिन ये चुनौती जो है सीएम कौन बनेगा, इस चुनौती में कांग्रेस विजयी होती है या नहीं। खड़गे विजयी होंगे, क्योंकि खड़गे भी जा सकते हैं वहां पे। हाँ, खड़गे भी ऐसी चर्चा शुरू में आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अपनी आयु को देखते हुए और खासतौर पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कर्नाटक नहीं जाएंगे। लेकिन खड़गे पर भी एक उन्होंने जिस तरह से चुनाव का संचालन किया, या जो चुनाव के दौरान उनकी जो कार्यशैली रही, या आगे के लिए जिस तरह से भूमिका बना रहे हैं विपक्षी दलों के साथ मिल बैठकर, तो मुझे लगता है कि एक जो रबर स्टैंप अध्यक्ष होने का एक शुरू में कहा जा रहा था, खड़गे शायद वैसे नहीं दिख रहे हैं। और कांग्रेस को एक बड़ा मौका भी मिल गया। जेपी नड्डा अपने गृह राज्य को हार जाते हैं, जी जी, खड़गे अपने गृह राज्य में जीत जाते बिल्कुल बिल्कुल। और इस मामले में तो उन्होंने नड्डा को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे, जो पंजाब में एक लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे, या फिर उपचुनाव जो विधानसभा के लिए हुए थे, वहां उसका प्रदर्शन क्या रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अगर आप मजबूत होते हैं तो आपकी दिल्ली में संभावनाएं उतनी ही बढ़ती है। तो उत्तर प्रदेश में देखना होगा कांग्रेस को कि हम कहां जा रहे हैं। जी, और क्या है कि जो लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं कि भाई दो लोकसभा चुनाव 2024 है, उसमें भी अब फायदा हो जाएगा शायद कांग्रेस को, तो इसको हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि पिछला जरा हम वो देख लें विधानसभा चुनाव का परिणाम कर्नाटक का। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन कांग्रेस ने जेडीएस को नेतृत्व देकर वहां पर सरकार बना ली थी। बिल्कुल। अब पिछली मतलब यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस की सरकार वहां पर बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सर्वाधिक सीटें मिली, 26 में से वहां पर शायद 18 या 19 सीटें वहां पर वो लोग लेकर आए थे। तो ये दिखाता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास राज्य में सत्ता आ जाए तो लोकसभा चुनाव में भी वही मुद्दे बन जाएंगे। राजस्थान में 2018 का आप चुनाव उठाकर देखिए, जो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, जब लोकसभा चुनाव हुए तो 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी को चली गई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सबको टिकट काट दिए, सारे नए चेहरे उतारे और सारी अधिकांश सीटें उनके पास गई। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, लेकिन अगर हम शायद 29 सीटें हैं, 28 बीजेपी जीत गई, एक छिंदवाड़ा छोड़ दे। हाँ, जहाँ कमलनाथ के बेटे को लड़ रहे थे। तो ये लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों को साथ में जोड़ देना वो समझदारी नहीं है। तो आज और ख़ासतौर पे मैं अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उनका अब तक का जो राजनीतिक इतिहास है या उनकी जो कार्यशैली उसको देखें, तो वो शायद चाहते भी होंगे कि, या उनको वो कई बार ऐसा होता है कि वो बीजेपी ये चाहती है कि जो बड़ा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले जनता को जितना गुस्सा उतारना उतार ले। तो मुझे लगता है कि जनता ने गुस्सा उतार लिया है, और जो सीख होती है या सबक होता है वो दे दिया है, और इस सबक से हो सकता है कि महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल जाए, हो सकता है कि रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो जाए। तो ये जनता ने गुस्सा उतार लिया है, और आगे शायद वो फिर बीजेपी को चुन सकती है, या जो भी होगा उस समय की परिस्थिति। तो ये एक हम देख सकते हैं, पिछले कई सारे ट्रेंड ऐसे हैं, और बीजेपी को भी लगता है कि एक बार लोकसभा चुनाव जीत जाएं तो फिर कर्नाटक की सत्ता कितनी दूर है। बिल्कुल, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और कांग्रेस ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी, रिजॉर्ट वगैरह सब बुक करके रखा है उन्होंने। लेकिन वो अब जब मिल गया बहुमत, मिल गया, बहुत बहुमत है। तो खैर, ये तो हम कर्नाटक की बात कर रहे थे, और इस सप्ताह वैसे तो हम कानूनी मसलों पर कम चर्चा करते हैं, लेकिन जो बड़े फैसले होते हैं उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है सर। दिल्ली का बॉस कौन, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, और अधिकारियों का जो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली सरकार को दिया,
जमीन, पुलिस, इन सब चीज़ों पर जो केंद्र का पहले से भी आधिपत्य था वो बरकरार रहने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आपने कहा दिल्ली का बॉस कौन, तो दिल्ली का बॉस और भारत का बॉस जो भी है वो जनता ही है। बिल्कुल। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो आया है कि जनता ही बॉस है, निर्वाचित सरकार के पास ही शक्तियां होती हैं। जनता ने कोई सरकार चुनी है तो अब वो सरकार के पास ही सारे हक होने चाहिए कि भाई वो किस तरीके से उन जन समस्याओं का हल कर सके या जन कल्याणकारी नीतियां बना सके, उसको अमल में ला सके। तो किसी को अधिकार नहीं है कि उसके बीच में बाधा पहुंचाए। तो और जवाबदेही भी अधिकारियों की तो होती नहीं है। जो उनकी तो नौकरी मिल गई हो तो जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब रिटायर होंगे। जवाबदेही तो वो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसकी होती है। जनता उससे सवाल पूछती है, नहीं जवाब देता तो अगली बार उसको बिल्कुल 5 साल में परीक्षा उन्हीं को देना होता है। तो जवाबदेही जब उनकी है तो वो उनको काम तो करने दीजिए। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ठीक है कि वो पूर्व में जो भी कुछ हुआ, मुझे लगता है कि शायद अब उन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। और ऐसा नहीं है कि जितने अधिकार थे उनके पास और उनकी परिभाषा पूरी रूप में उपलब्ध नहीं थी, उसके बाद उसके चलते उनको काम करने को नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है शायद ऐसा भी नहीं, क्योंकि इन्हीं अधिकारों के साथ शीला दीक्षित ने बहुत काम करके दिखाया था। तो ये ठीक है कि अधिकारों की लड़ाई थी और शायद एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई थी, उसमें अब आम आदमी पार्टी जीत गई है। तो जीत का जश्न मनाइए, लेकिन काम भी करिए, क्योंकि अब आपके पास बहाना नहीं है, क्योंकि आपके पास दिल्ली की सरकार है, आपके पास सारे अधिकार हैं, आपके पास नगर निगम भी है। तो अब आपके पास बहानेबाजी का या कोई टालने का, किसी दूसरे पर टालने का या आरोप प्रत्यारोप का समय वो नहीं है कोई भी आपके पास अधिकार या समय। तो अब आप काम करिए, काम करके दिखाइए। तो दिल्ली का जो है फैसला है, मुझे लगता है कि भविष्य के लिए भी इस फैसले ने तमाम जो झंझट हो सकते थे उन सब का निराकरण कर दिया है। और मैं इसका जिक्र भी करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर जो महाराष्ट्र के बारे में, वही मैं आ ही रहा था कि आपने बोला कि दिल्ली में केजरीवाल को जश्न मनाना चाहिए, तो महाराष्ट्र में कौन जश्न मनाए? शिंदे गुट, उद्धव गुट या फिर राज्यपाल जो जा चुके हैं? हाँ, देखिए उसमें क्या है कि महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम रहा उसको हम सबने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, और वो सरकार बनना नैतिक था या अनैतिक था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया उनकी जरूर खिंचाई की है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात हो, चाहे व्हिप की बात हो, चाहे वो राज्यपाल की बात हो। उन्होंने जिन लोगों ने अपने दायित्वों को ठीक ढंग से नहीं निभाया उनकी चर्चा करी है सुप्रीम कोर्ट ने। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का भी जिक्र, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का जिक्र किया। और हमने देखा कि पूर्व में चाहे अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम थे उनकी सत्ता वापस आ गई थी, हरीश रावत की सत्ता वापस आ गई थी। तो ऐसे घटनाक्रम पूर्व में है। और ये शरद पवार भी अपनी पुस्तक में कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर गलती की थी, बिना संघर्ष किए उन्होंने हार मान ली थी। तो वो ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक है सांगठनिक तौर पर अनुभव रखते होंगे, लेकिन सत्ता का अनुभव उनको नहीं था, तो इसलिए वो मात खा गए वहाँ पर। और ख़ासतौर पर जो बात लोग नैतिकता की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नैतिकता की बात करने वालों को पहले ये देखना चाहिए कि जनादेश क्या था 2019 का। 2019 का जनादेश था बीजेपी शिवसेना गठबंधन को सत्ता के संचालन का, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को बैठाया गया विपक्ष में और 2-3 दल मिलकर सरकार बना लिए थे। तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो वहीं पर ही खत्म हो गई थी जब जनादेश का आपने हरण किया था। तो जनादेश का हरण करने वाले के साथ ही अगर हरण हो जाए तो आपको अपने किए की सज़ा मिली, तो उसमें आप नैतिकता शब्द मत लाइए। और ये ठीक है कि जो लोकतंत्र है वो संख्या बल का खेल है, लेकिन संख्या बल के खेल में जब आप खुद नैतिक नहीं है तो आपको दूसरे से भी इस बारे में नहीं बात करनी चाहिए। तो जो जैसा चल रहा है, जिसके पास नंबर है उसको आप राज करने दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने अब क्योंकि 7 जजों की पीठ को ये मामला सौंपा जाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे संबंधित जो विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा होगी और जो अदालत का निर्णय आएगा वो आगे आने वाले समय में भी अलग अलग राज्यों में जब भी ऐसे घटनाक्रम सामने आएंगे तो एक मिसाल कायम कर देगा कि कब क्या, किस स्थिति में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस फैसले में हम सबको ध्यान रखना चाहिए, कब इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे महाराष्ट्र के का फैसला हो चाहे दिल्ली का फैसला हो,
एक के केंद्र में राज्यपाल, दूसरे के केंद्र में उपराज्यपाल। तो राज्यपाल और उपराज्यपालों की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो चुके हैं, लगातार लग रहे हैं। हमने देखा था कि अभी कई सारे 2-3 राज्य गए थे राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप ये बिल रोक लेते हैं, कोई एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि ये बिल समय निश्चित अवधि में लौटाए जाएं, अगर आपत्ति है तो भी और अगर क्लियरेंस है तो भी। तो ये जो राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के संबंध हैं, ये मुझे लगता है कि सहज होने चाहिए। ये राजनीतिक जो अखाड़े का केंद्र नहीं बनना चाहिए राजभवन। तो ये बहुत अच्छा एक सबक दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यपाल और उपराज्यपालों को भी, और अपनी भूमिका पर थोड़ा सा उनको आत्ममंथन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ सहज रिश्ते बनाकर जनता के काम करने चाहिए। जनता ने आपको चुना है, जनता की सरकार है, जनता हमेशा जगदीप धनखड़ का उदाहरण नहीं लेना चाहिए। जी जी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।